सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, है ना। एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, जनरली, है ना। और इसको हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसको हम ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, h इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट। तो अगर हम कैलकुलेट करें वर्क डन बाय ग्रेविटी तो कितना होगा? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इनटू कॉस थीटा। इसके ऊपर फोर्स लग रही है m की नीचे, है ना, क्योंकि हम वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रही है m के नीचे। वर्क डन बाय ग्रेविटी ये हो गया mg। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऊपर से नीचे? h, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज h। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट। दोनों इसमें एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो ये हो गया mgh। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ रहा है वो कितना आ रहा है? mgh आ रहा है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो mgh होता है, या तो छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा, है ना। तो अगर हम बात करें ए से बी ये पार्टिकल गया, इस दौरान जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा? जब ये पार्टिकल बिल्कुल एकदम बी पॉइंट पर आ जाएगा तो हाइट 0 हो जाएगी यहाँ पर, तो इस केस में पोटेंशियल हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट 0 है, mgh होता है, h 0 हो गया। अच्छा, फाइनल वाली पोटेंशियल 0 है, इनिशियल वाली कितनी होगी? mgh। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका माइनस mgh के बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये ना जो हमारा वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है, राइट, है ना। तो वर्क डन is negative of change in potential energy, and this formula is valid for conservative forces। ये हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। और बुक्स में आपको फॉर्मूला इस तरीके से दिखाया जाता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है, राइट, ठीक है। और ऐसे और भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए प्रूव कर सकते हैं कि वो वर्क डन उसका जो है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे? एक तो ये लगेगा, एक ये लगेगा, सुटिक मारा, ठीक है, और एक वर्क डन का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो पास है ये, ठीक है। मोबाइल रखो, ठीक है, नोट डाउन करिए फटाफट। सो एक ये फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इसी फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में वर्क डन का कंजर्वेटिव फोर्स जो है, ठीक है, उसको हम माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं, इसको लिख रहा हूं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, और ये इसको हम डेल्टा के लिख सकते हैं, राइट। सो ये माइनस डेल्टा पी है, इसको राइट साइड ले जाओ, वी गॉट अनदर फॉर्मूला। जब भी इस चैप्टर में आपको नॉन कंजर्वेटिव के मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक ऑफ द पार्टिकल या बॉडी एंड चेंज इन पोटेंशियल, इन दोनों का सम कर दो, दैट विल बी द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, because mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy, right? तो इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे।
ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, नोट डाउन हो गया, एग्जाम्पल देखिए। अब देखो जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं, ठीक है, इनका फायदा ये है कि जो वर्क डन हम जब कैलकुलेट करते हैं, है ना, जनरली हम वर्क डन इस तरीके से, ठीक है, कैलकुलेट करना आता है ना, फोर्स भी तो डिस्प्लेसमेंट लिखो, मतलब कॉस्ट भी लिखो आता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जिस फोर्स का वर्क डन पूछा गया उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो फोर्स लग कितनी रही है, बट स्टिल वी कैन कैलकुलेट इट्स वर्क डन बाय दिस फॉर्मूला। यानी कि अगर मान लो फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आपको फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया लेकिन उसका वर्क डन पूछ दिया गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आप क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, जैसा कि हम इस एग्जांपल में करेंगे। तो यहां पर हमने एक ब्लॉक रखा, इसका मास 10 kg है, यहां पर इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और नीचे आते आते इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो वही 10 kg है, यहां पर आते आते इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, राइट। और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये रफ है, दिस इज रफ, ठीक है, 5 मीटर का डिस्टेंस है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं बताया गया, ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताया हुआ है, एंगल बताया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, देखो, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा हाफ, मास हो जाएगा 10 और v स्क्वायर, v का मतलब है 6 का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू 10 इनटू 5 का स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब चेंज इन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, चेंज का मतलब है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। जब ये ब्लॉक यहां से अगर मतलब लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल 0 हो जाएगी, ये ग्राउंड पे आ गया, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जब 0 होगी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल निकालने के लिए हाइट चाहिए होती है, तो ये हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं, h हो जाएगा आपका, ये जो 5 है ना, इस 5 का ये वाला कॉम्पोनेंट होगा 5 cos 30 और इस 5 का ये वाला कॉम्पोनेंट होगा 5 sin 30, दिस h इज 5 sin 30। ये क्लियर है कंपोनेंट्स का, तो h हो जाएगा आपका 5 sin 30, तो माइनस m g into h, h जो है वो आपका 5 sin 30 होगा, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हाफ इंटू 10, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस ये हो गया आपका 25, ठीक है, माइनस 100 इंटू 5 sin 30 इज हाफ, ये 250 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 55, हाँ 11, हाँ 55, तो कितना हो गया माइनस 195 है। ये जो नेगेटिव वर्क डन है इसका क्या मतलब है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि जो फ्रिक्शन है उसने उसकी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वर्क किया है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव आ रहा है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसका फायदा क्या है, आपको फोर्स के बारे में नहीं भी पता होगा तो भी अपने फॉर्मूलास को यूज करके उसका वर्क डन निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल सबको यूज करके, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं,
ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 60 डिग्री, 5 मीटर, ये 5 मीटर है, यहाँ पर म्यू 0.5 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, मास ऑफ द ब्लॉक भी दे रखा है 10 kg। Block moves from A to B, then B to C. Find speed of block at C. Okay. यहाँ पर इसको छोड़ा गया है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये वाला सरफेस है, स्मूथ है। This surface is smooth and this surface is rough. रफ है तो इसका वो भी म्यू दे रखा है 0.5 है ना। ट्राई 9 आ रही है। चलो मैं इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए एक चीज आप याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट कब लगाया जाता है? व्हेन वर्क इज डन ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यानी कि कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में वर्क डन हो रहा है अलग अलग फोर्सेस द्वारा, लेकिन वो सारी ही फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं अगर, ठीक है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ला सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है बट वो वर्क भी कर रही है ना, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है, ठीक है, अगर वो होगा, है ना, या फिर कह लो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होना चाहिए, है ना, ये ऐसे लिख सकते हो, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होना चाहिए। उस केस में आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम is conserved if work done by non-conservative forces 0, या फिर if work done is by conservative forces, यानी कि अगर वर्क सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा किया जाएगा तो ही सिस्टम की मैकेनिक्स कंजर्व होगी, ठीक है। अब भले ये अलग से एक लॉ है या फिर, है ना, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, भले ही अलग से लॉ है, लेकिन ये लॉ अगर आपको नहीं पता होगा ना तो भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम में की थी, उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इससे आपको करके दिखाऊंगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो यहां से जब ब्लॉक निकला और बी पॉइंट तक आया तो ये सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, और इसके ऊपर और कौन सा फोर्स एक्ट कर रही है? ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक mg एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन जो है वो यहां पर 0 है। mg जो है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इधर देखो, अभी कैलकुलेशन मत करो, देखना है ना। तो देखिए जो mg है ग्रेविटी, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर रही है तो आप कंजर्वेशन में मैकेनिकल लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स यहाँ पर 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन दे रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है,
तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका वर्क डन 0 होता है। तो नॉर्मल का वर्क डन है नहीं, mg का वर्क डन है हमको कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी a से b के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? तो आप याद रखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम हमेशा 2 पॉइंट्स पर लगाते हैं। हमें कोई 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो मैंने एक इस पॉइंट की बात कर ली और एक इस पॉइंट की। ठीक है, तो ए पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वही बी पर भी होनी चाहिए। तो ए पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड अगर स्पीड दे रखी है तो हाफ m 5 का स्क्वायर। पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा? mgh, है ना, तो मास m g हो जाएगा 10 और h हो जाएगा आपका ये 5 है, तो इसका ये वाला मोमेंट 5 cos 60, ये वाला 5 sin 60। काइनेटिक एनर्जी एट b पॉइंट पर जो स्पीड हमने v मानी तो ये हाफ m v स्क्वायर लिख दिया। पोटेंशियल एट b 0। ठीक है, यहां पर देखो m जो है इसकी वैल्यू मैंने इसलिए नहीं पुट की थी क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, बाकी एवरीथिंग इज गिवन, तो यहां से b आ गया। ठीक है, अब b आ गया यानी कि b, जब b भी आ गया तो इसके बाद b से c जो इसका मोशन हो रहा है यहाँ पर ये रफ सरफेस है यानी कि फ्रिक्शन का वर्क डन है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लगा सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m, यहाँ पर हम वेलोसिटी v मान लेते हैं ना, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस यहाँ पर वेलोसिटी v है तो v का स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा? 0, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल जो कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है क्योंकि ग्राउंड पे है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, दोनों की एंगल 180 डिग्री होगा, है ना। फ्रिक्शन इधर लगी होगी और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर होगा ना, तो दोनों की एंगल 180 हो गया। फ्रिक्शन की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इनटू एन, एन हो जाएगा आपका mg के बराबर, n इज इक्वल टू mg। चलो पहले मैं इसको म्यू इनटू एन लिख देता हूं। cos 180 इज माइनस हाफ m v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg नीचे, तो n जो है वो mg के बराबर हो रहा है ना, तो म्यू mg इनटू 5 माइनस 1 हाफ m v स्क्वायर माइनस v भी चलो आप निकाल ले और ठीक है। तो अब देखो m यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया। ऑल थिंग्स आर गिवन, v भी गिवन है, g की वैल्यू भी पता है, म्यू की वैल्यू भी पता है, एवरीथिंग इज गिवन, आपके पास भी आ जाएगा, राइट। ठीक है।